हेलो। हेलो। मेरे प्यारे बच्चों, पहले तो मैं आज के सेशन की शुरुआत करने के पहले दो व्यक्तियों का धन्यवाद देना चाहूँगा। माननीय श्री गोविंद लाल जी अग्रवाल और श्री रामानुज कसावा साहब जो हमारे साथ में आए हैं। रश्मि मैडम का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ और अक्षय ने जो हमारे बारे में कुछ पंक्तियां कही उसके लिए मैं उसको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। अब मैं यहाँ से आज के सेशन की शुरुआत करूँगा। मुझे लगता है कि समय बहुत महत्वपूर्ण है। समय पर पहुँचना, समय पर शुरुआत करना और समय पर अंत करना, ये बहुत ही जीवन के महत्वपूर्ण अंग हैं। कोई भी व्यक्ति अगर किसी जगह पर समय पर नहीं पहुंच सकता तो उसका अंत भी समय पर नहीं कर सकता और उससे वो कितने लोगों को पीछे छोड़ता जाएगा, कितने लोगों की पंक्तियां होती जाएंगी, उसको एहसास ही नहीं होगा क्योंकि वो तो आगे निकल जाता है। अब मैं यहाँ पर पहले अपने परिवार के बारे में बताना चाहूँगा। उत्तर प्रदेश का एक बहुत निरीह सा गांव जहाँ पर आज के विकसित युग में भी सरकारी तौर पर बिजली उपलब्ध नहीं है, वहाँ पर मेरा जन्म हुआ। मेरे माता जी पिताजी पेशे से शिक्षक हैं, 2 वर्ष पूर्व रिटायर हुए। मेरी एक पत्नी, 2 बेटे हैं। आपको अंत में जानकर शायद हर्ष होगा, आप लोग विश्वास नहीं करेंगे कि मेरे बेटे को मालूम भी नहीं कि मैं यहाँ पर आया हूँ। शायद वो आपके बीच में यहीं पर कहीं बैठा हुआ भी है। ये जब जीवन की शुरुआत हुई, आगे बढ़ते गए, गांव से निकले, छोटे से जिले में आए, वहां पर पढ़ाई की। 12th तक पास करने के बाद ग्वालियर गया, वहां पे डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किया। वहां से ईमानदारी की और मेहनत करने की सीख मिली। मैं जब हॉस्टल में रहता था तो वहां एक किताब में मैंने एक स्लोगन पढ़ा, उस पथ की पथिक सफलता क्या जिस पथ पर फिक्रे सूर न हो और नाविक की तरह परीक्षा के जब धाराएं प्रतिकूल न हो। मैं फुटबॉलर था, फुटबॉल खेलता था। खेलते खेलते कब डिप्लोमा कर लिया मालूम नहीं पड़ा। ईमानदारी की लौ जीवन में बह रही थी तो सरकारी नौकरी में जाने का निश्चय किया कि कभी सरकारी नौकरी नहीं करूंगा क्योंकि भ्रष्टाचार की शुरुआत हो रही थी। प्राइवेट नौकरी शुरू की। छोटे से जिले में एक तेल का कारखाना था, वहां पर एज शिफ्ट इंजीनियर मैंने नौकरी की शुरुआत की। वहां से जो जीवन हमारा चलता गया, चलते चलते मुझे एक जो बच्चों में जो गांव से आते हैं, शायद हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनके मन में बहुत सारी आशाएं होंगी कि हमको विदेश जाना है, ये करना है। आजकल तो चीजें बहुत बहुत आसान है, लेकिन 90 के दशक में ये चीजें उतनी आसान नहीं हुआ करती थी। जिले से अगर कोई बच्चा बॉम्बे जाता था तो लोग बताया करते थे कि वो लड़का बॉम्बे में रह रहा है। मैं नाइजीरिया चला गया 1999 में। नाइजीरिया में जाके देखा एकदम अविकसित सा देश जहां पर कुछ भी चीजें अच्छी नहीं है। सिर्फ एक ही चीज अच्छी है कि वहां पर आप कुछ भी कर सकते हैं। करने के लिए बहुत कुछ था। शुक्रवार को लोग वहां पर वीकेंड मनाते, शनिवार को कुछ काम नहीं करते, संडे को घर से नहीं निकलते। ऐसे लोगों के बीच में एक अकेला मानव जिसको लोग पेपे बोलते, पेपे मीन्स होता है गोरा। मैंने देखा कि मैं हिंदुस्तानी आदमी अगर गोरा हूं तो अंग्रेज लोग तो बहुत गोरे होते हैं। वहां पर मैंने 1.5 साल में एक चैलेंज के रूप में प्रोजेक्ट किया जो कि लोग 2-2 ढाई साल में पूरा कर पाते थे। वो प्रोजेक्ट करने के बाद में मुझे एक नाइबरिंग कंट्री है वेस्ट अफ्रीका की थी गाम्बिया। जैसा कि हमारे इंट्रोडक्शन में बताया, मैं वहां पर गया। वो देश ऐसा है जहां पर कुछ भी पैदा नहीं होता। उस देश की मूल आमदनी आज भी टूरिज्म के ऊपर निर्भर करती है। तो उस देश के अंदर कोई रॉबरी डर कुछ भी नहीं। रात को 12 बजे 2 बजे भी महिलाएं पुरुष कहीं भी जा सकते हैं। वहां पर हमने पोर्ट पे एक आइलैंड लगाई। उसी बीच में एक शुभ रात्रि, काली रात्रि नहीं शुभ रात्रि आई
और उसने मेरे जीवन को बदल दिया। 19 जनवरी 2001 को रात 12:55 पर मैं कार से सेनेगल जा रहा था और मेरे ड्राइवर को थोड़ी सी नींद लगी और एक टर्न पे उसने ब्रेक का इस्तेमाल किया और मेरी गाड़ी पलट गई, जिसकी वजह से मेरे को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई। हम उसके पहले जानते भी नहीं थे कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी क्या होता है। मुझे रात को जब उस गाड़ी से बाहर निकाला गया तो मैं देखता हूँ कि गांव सा है, वहां पर कोई भी नहीं है, रोड में लोग चले आ रहे हैं। मुझे क्या हो गया? मेरी कार एकदम पलटी हुई थी। लोगों ने समझा था कि मैं शायद अभी दुनिया में नहीं रहा, तो वो लोग गाड़ी को पीट पीट के मेरी डेड बॉडी समझ के मुझे बाहर निकालना चाह रहे थे। तो मैंने अपने शरीर का आधा हिस्सा गाड़ी को पुश करके बाहर निकाला और आधा हिस्सा, चूंकि जो मेरा नीचे का हिस्सा है वो पूरा, जिसको अपन अंग्रेजी में पैरालिसिस बोलते हैं, हिंदी में अपन बहुत सारी चीजें बोलते हैं, लेकिन एक मेडिकल वर्ड है पैराप्लेजिया। पैराप्लेजिया मींस आधा हिस्सा जो काम नहीं करता उसको पैराप्लेजिक बोलते हैं। उसके ऊपर का हिस्सा जो, जैसे कुछ लोगों को C6 C5 पे अगर इंजरी होती है तो क्वाड्रिप्लेजिया हो जाते हैं, उनके हाथ भी काम नहीं करते। जिस चीज को हम जानते नहीं थे वो हो गया, मुझे मालूम ही नहीं पड़ा। मुझे रोड पे निकाल के रख दिया गया और 5 मिनट के बाद में वहां से 4-5 पुलिस वाले आते हैं, मेरा पासपोर्ट पूछते हैं, क्योंकि उनको भी शायद ये लग रहा था कि मर जाएगा तो इसका पोस्टमार्टम करना पड़ेगा, जिससे जानकारी ले लें। क्योंकि मुझे थोड़ा नाइजीरिया से जानकारी थी कि वहां पे पेपर्स जल्दी नहीं देने चाहिए, तो मैंने उनको बोला कि मुझे पासपोर्ट नहीं, मुझे इस समय आपकी मदद की जरूरत है। तो वो लोग एक एम्बुलेंस लेकर के आए, रात में मुझे हॉस्पिटल में रख दिया। आप लोग जानकर आश्चर्यचकित होंगे, 12:55 से सुबह 7 बजे तक मैंने कोई भी दवा, कोई भी इंजेक्शन, कोई भी पेनकिलर नहीं लिया। मैं रात भर तड़पता रहा, सिर्फ एक भय के कारण कि अफ्रीका में उस समय एड्स बहुत ज्यादा था। तो जैसे ही इंजेक्शन लेकर के मेरे पास में वो जूनियर डॉक्टर आया तो मैंने बोला इंजेक्शन नहीं लूंगा, मेरे को एड्स हो जाएगा। मुझे ये नहीं था कि मैं बच सकता हूँ, मुझे एड्स का डर था। तो मैं रात भर तड़पता रहा कि मुझे कोई दवा नहीं चाहिए, सुबह हो जाने दीजिए और मुझे ले जाइए। सुबह 7:15 पे एक सीनियर डॉक्टर आया, उसके पास में मोबाइल था। शायद अब तो मोबाइल बहुत आसान है, हमारे हिंदुस्तान में सबके पास है, उस समय मोबाइल उतना आसान नहीं हुआ करता था। मैंने डॉक्टर को बोला कि मुझे आपका मोबाइल चाहिए, उसने मुझे डांट के कहा पैसे बहुत लगेंगे। मैंने कहा सर मेरी गाड़ी पूरी पैसों से भरी है, आप पूरे पैसे ले लेना, सिर्फ मुझे 5 मिनट मोबाइल फोन दे दीजिए। उसने फोन किया, मैंने अपने मित्रों को, डकार करके सेनेगल की कैपिटल है, आप लोगों ने शायद सुना होगा, डकार का रैली बहुत फेमस हुआ करती थी, जो डकार से स्विट्जरलैंड तक जाती थी। तो हमने अपने मित्रों को फोन किया, संडे का दिन था, वो बीच में जाने के लिए तैयार थे। जब मैंने फोन किया, बोले यार परमा तू जल्दी आ जा, वो बीच चलेंगे। मैंने कहा ले आना आपको है, मुझे नहीं आना है। बोले क्या हो गया? मैंने कहा एक एक्सीडेंट हो गया। देन दे हैव स्टार्टेड फ्रॉम देयर एट 8 o'clock। वो 2 बजे जब हमारे पास में पहुंचते जहाँ पे मैं था, तो हमारे अभी लगता है कि हमारे सारे विद्यार्थी, सारे बच्चे ये जानते हैं कि यूरिन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर में, किडनी, यूरिन, ब्लैडर जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रात को 12:55 से मेरी यूरिन आउट नहीं हुई थी, तो जो डॉक्टर साथ में आया था उसने कैथेटर डाला, तो 1500 ml यूरिन मेरे ब्लैडर से बाहर है। डॉक्टर सरप्राइज कर गया, बोले कि आप जिंदा कैसे, आपकी तो किडनी, ब्लैडर सब बस्ट हो जाना चाहिए। तो मैंने बोला कि भाई ये तो एज ए स्पोर्ट्समैन मैं रहा हूँ, शायद उसका कुछ हो। 3 बजे मुझे लेके गए, 6 बजे डकार में पहुंचे तो मेरा CT स्कैन हुआ। सारे लोग एकदम जैसे किसी घर में मातम छाने वाला होता है उसके पहले शांत हो जाते हैं। सारे लोग, डॉक्टर तो सारे शांत थे, मैं अकेला था। मैं 5 मिनट के बाद में मैंने डॉक्टर से पूछा कि आप लोग शांत क्यों, क्या मैं मरने वाला हूँ? तो डॉक्टर, एक विदेशी डॉक्टर होने के बाद भी उसकी आंखों से आंसू निकल आए। बोले नहीं आप मरने वाले तो नहीं है। तो हमने कहा आप लोग चिंतित क्यों हैं? बोले चिंता इस बात की है कि आप आगे क्या करेंगे। हमने कहा अगर मरना नहीं है तो फिर चिंता आपको नहीं, चिंता तो मुझे करनी। बोले मैं यही सोच रहा हूँ कि क्या करूँ। वहां पर डिस्कशन हुआ कि उस देश में हमारा इलाज नहीं हो सकता। हमारी कंपनी के MD को फोन किया गया लंदन, उन्होंने मेरे लिए चार्टर प्लेन भेजा, लेकिन वो प्लेन अरेंज करने में भी 28 घंटे लग गए। तो संडे की रात्रि में डकार था, सोमवार को शाम को प्लेन आया, उसमें डॉक्टर साहब मेरे को लेकर के जिनेवा चले गए। जिनेवा जाता हूँ तो वहां पर देखता हूँ एकदम ठंडी है, मेरे शरीर में वस्त्र नहीं है।
एयरपोर्ट से मेरे को ले जाकर हॉस्पिटल ले जाते सुबह 4 बजे मेरे को रिसीव करने के लिए, जिस खुश मुद्रा में हम सारे विद्यार्थियों को हमने देखा, जहाँ हम आए आप लोगों ने हमारे लिए तालियां बजाई, वहाँ पे स्टाफ खड़ा हुआ था सुबह 4 बजे। मैं देख के दंग रह गया कि शायद हिंदुस्तान का कोई हॉस्पिटल होता, शायद इमरजेंसी वाला डॉक्टर भी अंदर सो रहा होता, उसको भी बताया जाता कि एम्बुलेंस आई तो उठ के आता, लेकिन 4 बजे गेट पे लोग खड़े हुए थे। ले जाके मेरा सीटी स्कैन किया और इमीडिएटली मेरे को ट्रीटमेंट शुरू किया। सुबह 9 बजे डॉक्टर आया। डॉक्टर ने मेरे से एक बात कही कि मिस्टर परमार, आपको मालूम है आपके साथ क्या हुआ? हमने कहा क्या हुआ तो मालूम है, आगे क्या होगा नहीं मालूम, ये आप बताएंगे। बोले मैं आपकी सर्जरी करना चाहता हूँ लेकिन एक असमंजस है। मैंने कहा सर, इंग्लिश में कहा उन्होंने, आई वांट टू डू योर सर्जरी बट आई एम कंफ्यूज्ड व्हाट टू डू। सर व्हाट इज द कंफ्यूजन? तो बोले कि यू नो यू कांट वॉक ऑन योर लेग्स। बोल रहा है ये इट वाज सरप्राइजिंग न्यूज़ फॉर मी कि एक बंदा जो फुटबॉल खेलता है, फुटबॉल को लात मारता है 150 मीटर के ग्राउंड में 45 मिनट तक दौड़ता है, वो बंदा जीवन में चल नहीं पाएगा। तो फिक्सर ऑफ सेकंड्स 25 मिनट 25 सेकंड 30 सेकंड के लिए आंखों के सामने अंधेरा छा गया। डॉक्टर बोला आप सोचिए मैं आता हूँ। मैंने बोला सर आप जाइए मत, आप यहीं पे रुकिए। मैंने डॉक्टर से एक प्रश्न किया, आप लोगों में से शायद कोई नहीं सोच सकता मैंने क्या प्रश्न किया होगा। मैंने बोला सर, if your wife is pregnant and she has given the birth of a child and that child does not have the legs, whether you will kill that child? Will you know? Then I then why you are thinking about me? I have passed 31 years of my life. I have 2 children. I will also try to survive. You do your work. I will try to do my work. Yes, God should do their work. Then he was also started crying. रोने के बाद में 10 मिनट रुके, बोले आप क्या पीते हैं? मैंने बोला साहब शायराना अंदाज में पूछ रहे हैं या वास्तविकता में? बोले नहीं वास्तविकता में। मैंने कहा सर मैं फ्रेश काऊ मिल्क पीता हूँ। बोले आप अफ्रीका में थे? मैंने कहा। बोले 2 साल थे? मैंने कहा। बोले आई कांट बिलीव इट। बोले आप ईमानदारी से बताइए विस्की पीते हैं, बियर पीते हैं? मैंने कहा साहब मैं विस्की बियर हम तो कुछ नहीं पीता हूँ, काऊ मिल्क भी फ्रेश पीता हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि आप मेरे को फ्रेश काऊ मिल्क नहीं दे सकते। वहाँ पे वो पैक्ड वाला मिल्क आता था। तो 5 मिनट के लिए बाहर गए और करीब 15-20 डॉक्टर्स की टीम लेके आए। बोले आई विल इंट्रोड्यूस विद ए रियल इंडियन who has never drink any alcohol in his life and he was in Africa for 2 years. Then he has shown my passport, so everybody was surprising कि आप अफ्रीका में 2 साल है आपने बियर भी नहीं थी। मैंने कहा ये तो एक संयोग है। Then they have decided कि नहीं मेरी सर्जरी वो जो 4 दिन बाद करने वाले थे वो 2 दिन पहले करेंगे। उन्होंने मेरी सर्जरी की। सर्जरी करने के बाद में मैं 8 दिन तक आईसीयू में रहा। नॉर्मली लोग सर्जरी के बाद में 24 घंटे 48 घंटे आईसीयू में रहते। मेरा बायां हाथ भी ये पूरा कंप्लीट फ्रैक्चर है। आप लोग सरप्राइज करें जिससे मैं पूरा काम करता हूँ। यहाँ पे जो एक नकल जॉइंट रहता है, मेरा नकल जॉइंट का फ्रैक्चर है जिसके अंदर ऑलमोस्ट 63 स्टिचेज हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा स्टिच है। तो मेरी दोनों सर्जरी एक साथ कर दी गई। 8 दिन आईसीयू में जिंदगी मौत से लड़ता रहा। वो जो अनुभव है वो किसी को ना दे भगवान, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे वो भी अनुभव लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और मैंने इस घटना को कभी भी नेगेटिव नहीं लिया। आज भी मेरे मित्र यहाँ पर 2-4 मित्र बैठे हैं, नाभिक अली साहब भी हैं, हमारे असावा साहब तो हमारे साथ 6 साल से एसोसिएट हैं। उन्होंने कभी भी, मैं किसी से मिलता हूँ तो मैं कहता हूँ अच्छा रहा मेरा एक्सीडेंट हुआ, क्योंकि आज मुझे जो सौभाग्य, प्रसिद्धि या प्यार या ये जो अच्छा अनुभव होता है, अगर मैं एक आम आदमी होता तो मुझे कभी भी नहीं मिल सकता था। 8 दिन के बाद आईसीयू से बाहर आया तो मेरे को प्राइवेट रूम में रखा गया। आप लोग यहाँ पर हमारे बच्चे बच्चियां सारे लोग हैं, क्योंकि आप इंजीनियरिंग से हैं, आई थिंक मेडिकल से नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ एक नर्सेस प्रोफेशन है तो उसमें केरलाइट्स को बहुत माना जाता है, उनके अंदर मानवता की बहुत सारी बात है। लेकिन जो वहां पर मैंने देखा, आप ताज्जुब करेंगे कि मेरे को स्टूल मेरा नहीं आ रहा था। They were trying external, internal medicine, सब कुछ।
एक सर नर्स थी अराउंड 32 इयर्स की, वो डेली 4 घंटे मेरे को ट्राई करती थी। 3-4 दिन हो गए, एक दिन सडनली उसने मालूम नहीं क्या मेडिसिन दी, मेरा स्टूल आया तो शी वाज क्लैपिंग। तो मेरे को लगा कि शायद मैं ठीक हो गया हूँ। मैंने बोला बटे नो नो कम कम कम, उसने सारे स्टाफ को बुला लिया। तो मेरे को मालूम ही नहीं पड़ा कि क्या हुआ, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में बाउल ब्लैडर का सारा कंट्रोल चला जाता। तो सब सिस्टर्स आई तो उन्होंने उसको कांग्रेचुलेशंस बोला, तो मुझे लगा कोई नई बात हो गई। मैंने बोला एटलीस्ट लेट मी नो व्हाट हैपेंड। नो मिस्टर परमार योर स्टूल हैज कम आउट। मतलब जिस चीज को हम बुरा मानते हैं वो बाहर आने के बाद में भी इतनी खुशी होगी, ये तो हमें एहसास ही नहीं था। फिर उन्होंने ले जा करके मुझे बाथरूम में फ्रेश कराया, नहलाया धुलाया, हम वार्ड में आ गए। रूम के अंदर आने के बाद आप ताज्जुब करेंगे, कुछ फोटोग्राफ्स हैं मैं नहीं ला पाया। वो लोग इतने खुश थे, 20 दिन उन्होंने मेरी ऐसे सेवा की है कि जैसे कोई नहीं कर सकता। अब इस पार्ट में मैं आपको एक बड़ी कटु घटना बताऊंगा, विश्वास नहीं करेंगे। नॉर्मली क्या होता है, जैसे आप लोग अभी देवयानी जी का केस सुन रहे हैं ना, देवयानी मैडम ने क्या गलती की क्या नहीं की, लेकिन मीडिया और प्रचार प्रसार इतना ज्यादा है कि 120 करोड़ की आबादी में आज देवयानी मैडम को हर कोई जानता है। वहां पर हमारे काउंसलिंग अपने ऑफिस में एक मिस्टर मिश्रा जी थे। नॉर्मली एक ह्यूमन नेचर है, वी ऑल लाइफ इन ए सर्किल। हम एक सर्किल में रहते हैं, पहले परिवार है, फिर मित्र है, फिर रिश्तेदार है, फिर कॉलेज है, फिर प्रोफेशन है, फिर हमारा जिला है। तो मेरे को किसी ने बताया कि सर यहाँ पे आपकी एम्बेसी में मिस्टर मिश्रा है, उनका नंबर देता हूँ, आप बात कर लें। क्योंकि मैं अकेला था, मेरी फैमिली का कोई भी मेंबर नहीं था। मेरे दोनों बच्चे छोटे छोटे थे, एक बच्चा मेरा कुछ 4-5 साल का था, एक 7 साल का था। ये सारे गांबिया में थे। तो मैंने मिश्रा जी को फोन किया, मैंने कहा मिश्रा सर मैं परमार बोल रहा हूँ। बोले हाँ बोलिए। मैंने कहा मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं यहाँ पर आया हूँ। आप कहाँ के रहने वाले? बोले भोपाल का। मेरा एक नेचर है, मैं कभी भी अपने आप को ये नहीं कहता हूँ कि मैं यूपी का हूँ कि भोपाल का हूँ, मैं हरदम कहता हूँ कि मैं हिंदुस्तान का हूँ। लेकिन उस सर्किल की वजह से मैंने क्या किया, उन्होंने भोपाल बोला तो मैंने बोला कि मैं भी भोपाल का रहने वाला हूँ, कि कहीं से लगे कि भाई कोई अपने वाला है। तो मैंने कहा सर आप आएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो वो बोले मिस्टर परमार इट इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज माय ऑफिस इज अराउंड 80 किलोमीटर्स अवे एंड मॉर्निंग आई कम टू ऑफिस, गोज टू माय हाउस, माय चिल्ड्रंस मीट्स। मैंने कहा नो प्रॉब्लम सर, आप एम्बेसी में हैं इसलिए मैंने कहा नहीं फिर मैं देखता हूँ कहीं मौका मिलेगा तो मैं आऊंगा। बंदा भोपाल का था, मिश्रा जी थे, मिश्रा जी नहीं आए मेरे से मिलने। एक नर्स शाम को आई, उसके दूसरे हॉस्पिटल में एक इंडियन फैमिली जाती थी, एक हेमा मैडम थी, वो प्रेग्नेंट थी, वो डेली चेकअप के लिए आई। उसने फोन किया कि मैडम वन इंडियन इज देयर, ही इज अलोन, कैन वी चेक इफ एनी अदर इंडियन इज देयर हु कैन हेल्प हिम। तो बोली कि नहीं हेमा जी सिटिंग टू हुई, मैं उनसे बात करती हूँ। उनके हस्बैंड उधर पे WHO में काम करते, मिस्टर मेनन। तो शाम को उन्होंने जाकर के मेनन साहब को बताया 9 बजे। वो बंदा मेरे पास में 10:30 बजे मेरे रूम में था, जो कि मेरा नाम नहीं जानता, सिर्फ हेमा जी के पास पहुंचा, मेरे रूम में आया। तो मेरे रूम में आने के बाद में उसने पूछा कि मिस्टर परमार माय नेम इज मेनन, जस्ट नाउ आई गॉट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम माय वाइफ। मैंने बोला नहीं एंदा पेरे, मलयालम भी मेरे को थोड़ी आती थी। वाह मलयालम आ रही हो? मैंने कहा कुछ मलयालम है। ये जस्ट टेक मी लाइक मैं उनके घर का मेंबर हूँ। ओह सर आई एम वेरी हैप्पी। रीड उन दो। मैंने पूछा आपका घर कहाँ है? तो बोले कि सर मैं तो कांजीकोट के पास में। मैंने सर मैं कांजीकोट में सर्विस करता था। आप बिलीव करेंगे 20 दिन तक वो बंदा 35 किलोमीटर अपने घर से मेरे को खाना देने आता था। वाइफ का फोन वाइफ के पास रख के आता था क्योंकि उनकी डिलीवरी कभी भी हो सकती थी, और वो डेली मेरे से मिलने आता था। लेकिन मिश्रा जी मेरे से मिलने नहीं आए। 6-7 दिन के बाद में एक पाकिस्तानी का एक्सीडेंट हुआ, वो आया तो मिश्रा जी उससे मिलने आए, क्योंकि जो पाकिस्तानी था उसका सीनियर था, उससे मिश्रा जी को कोई स्वार्थ था। तो आप ये देखिए कि हम अपने हिंदुस्तान में नहीं विदेश में भी लेकर के लोग स्वार्थी हैं। और जब किसी ने उनको बताया कि आपका एक इंडियन भी यहाँ पर है, तो हाँ बोले मिस्टर परमार तब हुआ नहीं। तो उन्होंने ये भी जानने की कोशिश नहीं की कि मैं उसी हॉस्पिटल में हूँ। तो कितने सारे अच्छे बुरे अनुभव रहते। ये तो हो गई मेरे एक्सीडेंट तक की घटना। अब मैं आपको पोस्ट एक्सीडेंट में ले चलता हूँ, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ, क्योंकि ये सारी चीजें तो सबके साथ कभी भी कर सकती। उसके बाद में
जिनेवा में मेरे को ये पूछा गया कि आप रिहेबिलिटेशन के लिए न्यूयॉर्क जाएंगे, एनडीए जाएंगे? मैंने बोला भाई 32 दिन हो गए, बीवी को नहीं देखा, बच्चों को नहीं देखा, हिंदुस्तानी मेनन साहब मिलते हैं, और एक आपने शायद सुना होगा एक सिंगर है जो दिल्ली की है सर, मैं नाम उनका भूल गया, उनकी भाभी जी वहां पर रहती थी, तो वो मेरे पास में अल्टरनेट डेज में आती थी, वो मेरे को कुछ कैसेट दिखाती थी। एक चांदनी मूवी हुआ करती जिसमें ऋषि कपूर और वो है, उसमें ऋषि कपूर भी गिर जाता है तो वो स्पाइनल उसको कुछ हो जाती है, तो उसने मेरे को उस टाइम पे थोड़ा मोटिवेशन दिया, मुझे लगा कि मैं ऐसे ऐसे करूंगा। तब तक मुझे ये मालूम नहीं था कि वाकई में जीवन पर नहीं चल पाऊंगा। तो मैंने कहा मैं इंडिया जाऊंगा, तो डॉक्टर साहब ने मेरे को व्हील चेयर गिफ्ट में दी। जब डॉक्टर साहब ने मेरे को व्हील चेयर दी तो मैं उनके ऊपर नाराज हो गया। मैंने कहा सर यू डोंट हैव एनी अदर गिफ्ट टू गिफ्ट मी? बोले मिस्टर वर्मा यू विल रिमेंबर मी होल लाइफ। मैंने बोला सर भाई, बोले बिकॉज दिस व्हील चेयर विल हेल्प यू ए लॉट and this wheelchair will only change your life. I can give you many more gifts, but that will not be useful in your life. वो wheelchair मेरे पास आज भी है, 13 वर्ष पुरानी है, और इसमें कोई शक नहीं कि उस wheelchair की वजह से ही मैं बहुत कुछ कर पाया। मैं इंडिया आया, इंडिया आने के बाद में मेरे को दिल्ली में बसंत कुंज में इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर है, एक मेजर एहलवालिया साहब का आपको नाम सुना होगा, जिनको 72 के बाद में गोली लग गई थी और वो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई, तो उनको सर्वाइकल हुई, तो उनके हाथ भी नहीं चलते। तो उन्होंने उस टाइम पे राजीव गांधी जी से बात करके वहाँ पे जगह ली और उसमें हॉस्पिटल बनाया कि हम अपने इंडियंस को जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की वजह से प्रॉब्लम है उनको हेल्प करेंगे। बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, वहाँ मेरे को लाए तो मेरे को 8 महीने उस हॉस्पिटल के अंदर रखा गया। अब वहां पर देखिए, मैं आपको एक 4 पंक्तियां सुनाता हूं। खम्भ ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव कण, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। कौन बिन ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में, गुण बड़े एक से एक प्रकार, गुण बड़े एक से एक प्रकार है छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसी लाली हो, पत्रिका बीच उजियारी हो, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं बह पाता है। यहां से हमारे जीवन की नई शुरुआत हो रही थी। हॉस्पिटल में जाता हूं, उसमें 100 पेशेंट व्हीलचेयर पे हैं। सुबह उठता हूं तो व्हीलचेयर, शाम को सोता हूं तो व्हीलचेयर। 8-10 दिन के बाद में फिजियोथेरेपी में जाते हैं। शुरू के 8-10 दिन, क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति लेटा रहता है तो उसको एकदम से खड़ा नहीं कर सकते, तो 8-10 दिन तक स्टैंडिंग फ्रेम होता है, उसमें डिग्री 30 डिग्री 40 डिग्री ऐसे करके 90 डिग्री तक लाते हैं। जब मुझे 90 डिग्री पे लाया गया, देन स्टैंडिंग फ्रेम पे मेरे को ले गए, तो मैं पहले दिन जब मेरे को खड़ा किया तो मैं मूर्छित होकर गिर पड़ा, क्योंकि इतनी पावर नहीं थी कि मैं खड़ा हो पाता। तो फैमिली के लोग घबरा गए, लेकिन डॉक्टर्स के लिए एक प्रक्रिया थी, सारे पेशेंट के साथ ऐसा होता है। फिर मैं खड़ा होने लगा, फिर मैं अपने जो मेरा अपना मूल रूप है उसमें आने लगा, हंसना खेलना, पेशेंट से दोस्ती करना। तो मेरे को 15-20 दिन के बाद में मेरी काउंसलिंग हुई। मतलब जो आज मेरे आइडियल है मिस्टर शिवजीत सिंह राघव, आप सरप्राइज करेंगे, उनको 22 साल की उम्र में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, तो गलती से किसी दूसरे को लड़के मारने आए थे, उनको मारा और उनको मारा सोच के चले गए और उनको सर्वाइकल की इंजरी हो गई। बाद में 8-10 घंटे करके उनको हॉस्पिटल ले गए। आज भी वो व्हीलचेयर पर है, मतलब टुडे ही अराउंड 53 30 साल से बंदा व्हीलचेयर पे है, एंड ही इज द वन ऑफ द बेस्ट केयर काउंसलर ऑफ द इंडिया। उन्होंने 68 कंट्रीज में काउंसलिंग की है, और उनकी काउंसलिंग में ये है कि पोस्ट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हाउ वी कैन एंजॉय द सेक्सुअल लाइफ, जो कि नॉर्मली इंजरी के बाद में लोगों को मालूम ही नहीं कि जीवन है भी। तो मेरे से उन्होंने एक ही बात कही कि अजय, बोले आप अपने जीवन में आप चल नहीं सकते हैं, आप कुछ सोचें आपको करना क्या है। मैंने बोला कि साहब चलना तो नहीं है, आगे करना क्या वो भी आप बताएंगे। बोले अगर आपके अंदर आपने ये स्वीकार कर लिया कि आप नहीं चल पाएंगे, तो आप सारा वो कुछ कर सकते हैं जो एक आम आदमी नहीं कर सकता। मैंने बोला साहब सारा मैं कैसे कर सकता हूँ, आम आदमी नहीं कर सकता। बोले क्योंकि आम आदमी हर जगह पैरों से चल के जाता है और आपको व्हीलचेयर पे चल के जाना है। वो काउंसलिंग ने, वो दिन ने मेरा जीवन बदल दिया। मैंने वहां से अपना जो बचा हुआ समय था वो इस पे लगाया कि मुझे आगे क्या करना है। 8 महीने के रिहेबिलिटेशन में मेरे को ये सिखाया गया कि मुझे अकेले कैसे रहना है,
कैसे अपना जीवन जीना है, बच्चे छोटे छोटे से हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये थी कि इस 8 महीने में मेरी जो फाइनेंशियल पोजीशन थी वो सारी ड्रेन आउट हो गई। वहां पे मैं जब हॉस्पिटल में था तब तक मुझे मालूम नहीं था आगे क्या होगा। मैं सिर्फ इसमें लगा था मुझे क्या करना, क्योंकि हॉस्पिटलाइजेशन के आदमी इंजरी में एक्सपेंसेस बहुत सारे होते हैं। तो मैं वहां पे 2-3 महीने में नॉन फिगर बन गया हॉस्पिटल में। वहां की मैं एक आपको घटना बताऊंगा जो कि हमारे असावा साहब ने इंट्रोडक्शन में गोविंद लाल जी को बताई थी कि मैंने 9 से 10 लोगों की काउंसलिंग की है जो कि आज इंडिया में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। एक मिस्टर अतुल गुप्ता हैं जो मेरठ के नंबर 1 बिल्डर हैं। उनको फरवरी 2001 में उनके दुश्मनों ने 10 लाख रुपए की सुपारी देके गोली मरवाई थी कि मर जाए। तो एक बुलेट उनके स्पाइनल कॉर्ड में फंस गई और वो गिर गए। तो जब हॉस्पिटल में वो आए, क्योंकि बहुत उनके जो पार्टनर थे वो यूपी में विधायक थे, तो आपको मालूम नहीं कि मसल पावर का बहुत जोर है। तो हॉस्पिटल में आने वाले वो एक ही बात बोलते थे कि डॉक्टर साहब मेरे को गोली दे दो, मैं मरना चाहता हूँ। 10 दिन पहले बोलते मैं मरना चाहता हूँ। तो उनकी वाइफ थी वो मेरे पास में, मैंने शायद असावा सर को घटना बताई थी। उनको डॉक्टर साहब ने बोला कि एक रूम नंबर 1 में पेशेंट है, बोले अगर आप उसको ये कन्विंस कर दें कि वो आपके हस्बैंड की काउंसलिंग करेंगे तो बोले आपके हस्बैंड ठीक हो जाएंगे। बोले ठीक हो जाए मतलब, बोले ठीक हो जाने मतलब उनकी जो मानसिक स्थिति है वो बदल जाएगी। तो अब 30-32 साल, अब यहाँ बच्चे बैठे 20-22 साल के हैं, सब नवयुवक हैं। तो एक 30-31 वर्ष की नवविवाहिता मेरे पास में आती है। मैं अपने रिहेबिलिटेशन में स्टैंडिंग फ्रेम पे खड़ा हूँ, आती है, बोले आपसे मेरे को बात करनी है। मैंने उनको बोला अब मैं आपसे बात करने लायक नहीं रहा। बोली नहीं, मैं मतलब नहीं समझी। मैंने बोला मेरी शादी हो चुकी है, एक्सीडेंट हो चुका, तो अब मैं आगे आपसे क्या बात करूंगा। तो बोली नहीं, मेरे को अपने हस्बैंड के बारे में बात करनी है। तो मैंने बोला वो मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरे को अपनी बीवी को भी डाइवोर्स नहीं करना है। तो उनको एकदम से हंसी आ गई, जैसे सहज हंसी आप लोगों का ही, तो हंस पड़ी। मैंने बोला मैडम मेरा काम पूरा हो गया। बोली क्यों? मैंने बोला कि आपको डॉक्टर छाबड़ा ने भेजा। बोली हाँ। मैंने बोला कि आपको हंसी आई? बोले हाँ। मैंने अब आप बताएं आपको क्या करना है? बोली मेरे हस्बैंड हैं, उनको ऐसे गोली लगी है, आप उनकी काउंसलिंग करें, मैं चाहती हूँ कि वो जो ट्रॉमा में है उससे बाहर निकल के आ जाए। मैंने बोला कि उसके लिए आपको डेली 1 घंटे का टाइम देना पड़ेगा और मैं जो कुछ कहूंगा वो आपको करना पड़ेगा। तो एकदम से घबरा गई। हमने आप बिल्कुल चिंतित रहिए, आपको नहीं करना पड़ेगा, आपके हस्बैंड को करना पड़ेगा। तो हम 5 से 6 के बीच हम लोग गार्डन में बैठते थे। मेरा बेटा मेरे पीछे की व्हीलचेयर की जो ये हैंडल्स होते उसमें आके खड़ा हो जाता था। हम उनसे बात करते थे, ये है वो है, बहुत सारी बातें करते थे। 7वें दिन अतुल अग्रवाल ने बोलना शुरू किया। 7 दिन तो मेरे से बोलते नहीं थे। मैं अगर लेफ्ट में जाता तो राइट को मुंह कर लेते, राइट में जाता तो लेफ्ट को मुंह कर लेते थे। बाद में अपनी मिसेस को बोलते थे इनको बोलो जाने दो, ऐसे बोलते थे। 7वें दिन वो मेरे से बोले, मैंने बोला भाई साहब चाहते क्या है? बोले मरना चाहता हूँ। मैंने क्यों? मुझे जिंदगी में बचा क्या है? मैंने कहा वही तो आपका दुश्मन चाह रहा था जिसने 10 लाख रुपए खर्च किए, वो आपको नहीं मार पाया, अब आप अपने आप मरना चाहते हो, मतलब उसका काम पूरा कर लो। तो मेरे से बोले आप क्या करना चाहते हो? मैंने कहा मैं ये चाहता हूं कि अब आप जिए और अब अपने दुश्मन को मारे, गोली से नहीं, अपनी सफलता से। उनकी हंसी निकल गई। वो दिन था, उनका जीवन बदला। वो मुझसे बोले, तभी भी पूरा नहीं था, वो बोले आपको नहीं मालूम कितनी तकलीफ होती है जिंदगी में। बोले आप तो हॉस्पिटल में ऐश कर रहे हो क्योंकि आपका खर्चा तो इंश्योरेंस कंपनी उठा रही है। मैंने कहा ठीक है। बोले आपको मेरे घर चलना पड़ेगा। मैं उनके साथ मेरठ गया। मैंने जाने का निश्चय किया तो मेरी पत्नी मेरे से रूम में आके इतना झगड़ा किया कि आप बिलीव नहीं कर सकते। बोले मैं आपको छोड़ के चली जाऊंगी अगर आप उनके साथ गए। मैंने भी क्या हो गया? बोले आपको नहीं मालूम वो भी व्हील चेयर पे हैं, आप भी व्हील चेयर पे हैं, अगर उनके दुश्मनों ने उनको समझ के आपको मार दिया तो मैं क्या करूंगी? तो आदमी का स्वार्थ देखिए, पत्नी इतनी स्वार्थी थी कि वो ये नहीं चाहती थी कि मैं अभी भी मर जाऊं। तो वहां पे मेरे को एक सहयोग लगा कि नहीं, मेरी वाइफ भी चाहती मुझे जिंदा रहना चाहिए। मैं मेरठ जब गया तो उनके घर में तो सारी सुख सुविधाएं थी, रैंप बना हुआ था, नौकर थे, चाकर थे। तो मैंने कहा भाई से तकलीफ क्या है?
अरे बोले ये उठा के रखना पड़ता, ये करना पड़ता। मैंने कहा आप क्यों करते हो? मैं फट से व्हील चेयर से बेड पे शिफ्ट हुआ, बेड पे जाके सो गया। फिर मैं गया कमोड में, गया टॉयलेट में, गया, सब उनको बताया। तो उनके तो फैमिली के लोग सरप्राइज हो गए कि बंदा अपने आप सब काम कर सकता है, हम तो यहाँ 20 लोग लगे रहते हैं। मैंने बोला भाई साहब आपको ये करना है कि लोगों से दिमाग ये हटाना है कि हम काम कर सकते हैं। आज मैं शायद असावा सर कल ही आपको बता रहा था, उनको मैंने 1 महीने पहले फोन किया। उनका मेरे पास में 1 साल में फोन जरूर आता है और वो 2 साल में मेरे को बुलाते हैं मेरठ। आज भी वो इसलिए बुलाते हैं क्योंकि उनका जो फ्रेंड सर्कल है, एमएलएस हैं, कलेक्टर्स हैं, कमिश्नर्स हैं, वो लोग उनको प्रेस करते हैं कि सर आप बहुत काम करते हैं, बीसीआर से रह के आपने इतनी सफलता की। तो बोलते हैं जो मेरे से ज्यादा काम करता है उससे मिलवाता हूँ। तो जब चाहता हूँ तो वो सिर्फ ये बताते हैं कि ये मैं ऑटो से भी चलता हूँ। अभी मैं मैडम के सामने गाड़ी से आया, आपने देखा मैं बिना हेल्प के बाहर आ गया। मैं ऑटो से, साइकिल रिक्शा से, 2 व्हीलर से, ट्रेन से, बस से, फ्लाइट से, मैं सब में सफर करता हूँ। आप लोगों को शायद विश्वास नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, कल सुबह में 8:10 पे पूना की फ्लाइट से लैंड हुआ। जब रश्मि मैडम का फोन किया तो मैं पूना में था, अकेला था, और मैं कल पूरे दिन मैंने ऑफिस में काम किया। रात को 11 बजे सोया और आज मैं सुबह फिर से उठ के आपके बीच आ गया। तो ऐसा नहीं कि मैं काम नहीं करता। तो जब ये घटना हो गई तो मैंने उसे पूछा अतुल जी से कि भाई साहब आप कैसे हैं? बोले अच्छा हूं। मैंने क्या करते हैं? बोले काम करता हूं। मैंने कहा अब आप बताएं आप मरना चाहते? अरे बोले यार क्यों मरना चाहूंगा? मैंने क्यों? बोले यार मेरे पास 500 करोड़ का कारोबार है, मैं 1000 आदमियों को पाल रहा हूँ। बोले भाई साहब एक बात बताओ आप मेरे को मारना क्यों चाहते हो? मैंने कहा आप 2001 की बात याद कर लो, आप मरना चाहते थे। बोले यार एक बात बताओ आप जिसके पैर होते हैं वो चलता कितना है? मैंने मतलब? बोले अब मैं आपकी काउंसलिंग कर रहा हूँ। मैंने बोला कैसे? बोले आदमी घर से निकला, गाड़ी में बैठ गया, 4 कदम चला, गाड़ी से निकला, ऑफिस में बैठ गया, फिर 4 कदम चला। बोले वो भी ऊपर ऑफिस है तो लिफ्ट में बैठ गया। बोले ऑफिस से निकला फिर गाड़ी में बैठ गया, शाम को होटल में गया तो गाड़ी से उतरा होटल में चला गया। बोले होटल से आया फिर गाड़ी में बैठा घर पे आ गया। बोले आजकल तो लोगों को मॉर्निंग वॉक करने को टाइम नहीं, चलते कहाँ हैं लोग? ये तो बहुत अजीब बात है। बोले इसलिए भाई साहब मैंने ये सोचना छोड़ दिया है कि कभी चलना ही पड़ेगा। अभी उनका परसों फोन आया था, थोड़ा सा पानी। एक मेडिसिन रहती है जिसमें जब हमारा कोई भी तंत्र काम करना बंद कर देता, तो उस मेडिसिन से लोग स्टोन पास करते हैं। अभी शायद कुछ WHO का या कुछ वो आया है, वो मेडिसिन बंद कर दी गई। मेरे पास में 4 दिन पहले जब उनका फोन आया, मैं ऑफिस में था, तो बोले भाई साहब वो सपोस्टी कहाँ मिलेगी? मैंने बोला ये क्या होता? बोले यार आपको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में था। बोले आप सपोस्टी नहीं जानते? मैंने नहीं। बोले फिर आप फ्रेश कैसे होते हो? मैंने कहा नॉर्मल। तो बोले यार आपने कमाल कर दिया। मैंने कहा वो तो कर ही रहा हूँ। मैंने कहा आपको चाहिए क्या? बोले सपोस्टी चाहिए। मैंने क्यों? बोले बंद हो गई। मैंने बोला भाई ऐसी चीज शुरू ही क्यों की थी जो बंद हो जाए? नहीं बोले आप बताओ। मैंने कहा आपको मेरे पास काउंसलिंग आना पड़ेगा। बोले नहीं अभी तो आप सपोस्टी दिलवा दो क्योंकि मैं बहुत बिजी हूँ। तो आप ताज्जुब करेंगे, वो सपोज उन्होंने कहा, मैंने बोला मैं आधा घंटे में बताता हूँ, मैं काम में फिर बिजी हो गया। आज मुझे याद आया कि उन्होंने मेरे से कहा था कि आप ढूंढ के बताना। तो आदमी ने अपना करने के बाद में अभी वो उसको अरेंज करूंगा, शायद मिल जाएगी। उसके बाद में मेरे पास में एक बच्चा आया था बॉम्बे में, उसको डॉक्टर्स की वजह से उसको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी नहीं थी, उसको कुछ स्पाइन में प्रॉब्लम थी, डॉक्टर्स ने सर्जरी कर दी और उसका चलना बंद हो गया। वो इतने डिप्रेशन में था, वो मेरे पास 2004 में आया था। तो अपने पेरेंट्स के साथ में आया तो बात करने में वो इतना ज्यादा संकोची हो रहा था कि मैं ऑफिस से उसके लिए छुट्टी लेके आया घर में। तो उसको ये मालूम नहीं था मैं नौकरी करता हूँ। तो जब मैंने उससे बात की आधे 1 घंटे, तो वो मेरे से कहने लगा कि सर मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ अकेले में। मैंने उसके फादर से कहा आप बात कर रही, वही बोला कि आप सच से बताओ कि मैं कुछ कर सकता हूँ।
मैंने कहा मैं झूठ बोलता नहीं हूँ, तू सब कुछ कर सकता है। बोले लेकिन सर क्या होता है, मैं कहीं भी जाता हूँ मेरे को डर रहता, मेरी यूरिन निकल जाएगी, मेरा ये हो जाएगा। मैंने तुझे डर रहता, मेरी तो डेली निकलती है, और मैं बहुत सारे ऑफिस में जाता हूँ जहाँ मेरे को प्रॉब्लम होती है। बोले सर बाकी में कुछ कर सकता हूँ? मैंने हाँ कर सकता है। मेरे पास कुछ 4-5 घंटे बैठा, और भी बहुत सारी बातें हुई। उसने मेरे से पूछा कि मैं शादी कर सकता हूँ क्या, मेरे बच्चे हो सकते हैं क्या, मैंने बताया। फिर मैंने बोला अच्छा तू एक काम कर, मैंने जो तेरे को चीजें बताई वो कर, जब तेरे को प्रॉब्लम है तो मेरे पास आ जाना। आप लोग बिलीव करेंगे, आज वो बंदा बेंगलोर में मल्टीनेशनल में काम कर रहा है, 2 बार यूएस जाके आया है 6-6 महीने के डेपुटेशन पे, अकेला रहता है, गाड़ी चलाता है, और वहां पे 1,10,000 रुपए पर मंथ की कुछ उसकी सैलरी है। और वो मुझको फोन करके बोलता है कि सर थैंक यू, आपने मेरी लाइफ बदल दी। तो उसके लिए मेरे को और 4 पंक्तियां शायद रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखी थी कि नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में आए हो रहकर कुछ नाम करो, कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। अब मैं आपको ले आता हूं हॉस्पिटल में, ये सारी चीजें हुई, मैंने किया। मैं हॉस्पिटल से घर आया, मेरा घर मैंने जैसे आपको बताया, मैं उरई एक जगह है यूपी में, जनपद जालौन, लोग उसको वैसे नहीं जानते। देखिए आप, अच्छाई से बुराई जल्दी प्रसिद्धि लेके आती है। शायद आप लोगों ने पूनम देवी का नाम सुना होगा, बैटरी की पिक्चर देखी होगी। तो हम जब कहीं जाते हैं बाहर, तो हमको अपने जनपद की पहचान पूनम देवी के नाम से बतानी पड़ती है, जबकि वहां पे बहुत सारे अच्छे लोग हैं, उनको कोई नहीं जानता, लेकिन पूनम देवी को सारे लोग जानते हैं। तो जब मैं घर पे आया हॉस्पिटल से, तो कुछ 8-9 महीने का मेरा पीरियड था। उसमें जो मैंने आपको बताया कि मेरा सारा फाइनेंस डेड आउट हो चुका था। एक्चुअली मेरे को व्यक्तिगत रूप से फाइनेंस की कोई जरूरत नहीं थी। मेरे दोनों मदर फादर दोनों ही जॉब में लेक्चरर, मेरे फादर लेक्चर से रिटायर है, मदर प्रिंसिपल से रिटायर है, उनको अच्छी सैलरी मिलती थी। लेकिन मेरे को एक हट थी, जिद थी कि मैं आपके पैसे नहीं दूंगा। तो मेरे पिताजी ने कहा पैसे तो आरबीआई के हैं, मेरे थोड़ी ना। मैंने बोला लेकिन कमाते तो आप ही, तो फिर तो करेगा क्या? मैंने कहा मैं कोशिश करूंगा, अगर मैं फेल हो गया, एक वर्ड था अगर, लोग बोलते हैं अगर मगर, मैंने कहा अगर मैं फेल हो गया तो मैं आपकी मदद दूंगा, लेकिन अगर मैं फेल नहीं हुआ तो आपकी मदद नहीं लूंगा, मैं आपको मदद करूंगा। तो बोले बेटा ठीक है, तू करके देख ले, क्योंकि आई एम द ओनली सन ऑफ माय पेरेंट्स। तो आप समझ सकते हैं कि जो जवान बच्चा जो एक बहुत सारा अच्छा काम कर रहा है, उसका घटना घटे तो उनकी मना स्थिति क्या होगी, वो आप लोग तो नहीं समझेंगे, लेकिन मैडम या जो कुछ सीनियर थे वो समझ सकते हैं। बहुत दुखी रहते थे बेचारे। मैंने उनको बोला पापा, अगर मैंने आपको खुश ना किया तो मेरा जीवन व्यर्थ है। बोले ठीक है भाई, कोशिश कर रहे। उस 8-9 महीने बाकी में ऐसा हुआ कि मैं अपनी व्हीलचेयर ले जाके गेट पे खड़ी करता था, तो बच्चे अगर सर लेफ्ट की रोड से आते तो वहीं से वापस हो जाते थे। बोले अजय भाई साहब बोले पकड़ लेंगे, फिर 2 घंटे छोड़ेंगे, जो उनके पास तो कोई काम ही नहीं। तो एक दिन मैं देखा कि 4 लड़के आ रहे हैं, मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा यार बबलू आ जा। बोले नहीं भाई साहब मैं चाह रहा हूँ, जरा मम्मी ने बुलाया, वो पीछे वापस चला गया। तो फिर मुझे लगा कि समथिंग इज रॉन्ग। उस दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं किसी को बुलाऊंगा नहीं अपने पास बिठाने को, लोग मेरे पास आना चाहिए बैठने के लिए। तो मैंने फिर छोटे छोटे से माइक्रो प्रोजेक्ट्स डेवलप किए। ये वाला इंजीनियर, उस जगह पे मैंने 4-5 यंग एंटरप्रेन्योर्स को जन्म दिया। एक बहुत छोटा सा प्रोजेक्ट था वाटर चिलिंग, मिल्क चिलिंग प्लांट। आपने मिल्क तो देखा होगा, आप सारे लोग शायद दूध बच्चे तो सब यूज करते कोई चाय में। तो जो पाश्चराइजिंग के पहले जो मिल्क मतलब जानवर से निकलता है, उसको फैक्ट्री तक लाने के लिए चिल करना पड़ता है, और वो एक बहुत छोटा सा प्रोजेक्ट है। तो मेरे पास तो पैसे नहीं थे, लेकिन उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट थी 70,000 रुपये, और उसमें आप ROR देखेंगे तो 1 साल के अंदर रेट ऑफ रिटर्न था जो हमने इन्वेस्टमेंट है। वो मैं प्रोजेक्ट लेकर के व्हीलचेयर से CA के पास गया। मैंने कहा मुझे कोई प्रोजेक्ट बनाना है, बोली मेरे को फैक्ट्री लगानी है। तो बोले आपका IT रिटर्न, मैंने कहा वो तो है नहीं। बोले पैन कार्ड, वो तो है नहीं। बोले पैसे, मैंने पैसे हैं। बोले बिना पैन कार्ड के आप बोले अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि मैं इंडिया में रहा तब तक मेरी इतनी इनकम नहीं थी कि मुझे इनकम टैक्स देना पड़े, और बाहर गया तो इनकम टैक्स लगता नहीं था।
और जब इंडिया आया तो सारे पैसे फिर से खत्म हो गए। तो वहां पे उन्होंने मेरे को ये बात बताई, उसी दिन मैंने पैन कार्ड के लिए अप्लाई किया और वो प्रोजेक्ट मैंने 2 बच्चों को दे दिया। आज वो बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वहां पे ये करते करते मेरे जो एम्प्लॉयर, एक्स एम्प्लॉयर थे कुमार मेटल इंडस्ट्री, जिनका भी बच्चे ने नाम दिया था, उन्होंने मेरे को कॉल किया। उनको मालूम पड़ा कि परमार ऐसे ऐसे, तो किसी ने उनको नाइजीरिया में बताया कि परमार व्हीलचेयर पे है लेकिन वो काम कर रहा है और काम कर सकता है। तो उनका फोन आया मेरे पास, बोले परमार तू क्या कर सकता है? मैंने कहा साहब मैं हर वो काम कर सकता हूँ जो मैं पहले करता था। बोले जैसे कि? मैंने कहा मैं प्रोजेक्ट लगा सकता हूँ। बोले तू तो चल नहीं पाता। मैंने कहा चलने से प्रोजेक्ट अगर लगते होते तो जितने पहलवान और सारे इंजीनियर होते, पहलवान नहीं होते ना। ये जितने एथलीट हैं वो होते, क्योंकि वो ज्यादा तेज दौड़ सकते, वो ज्यादा मेहनत कर सकते। तो उनको भी हंसी आई। तो बोले अच्छा तू एक काम कर, तू कल बॉम्बे आ जा। मैंने कहा सर मैं कल तो नहीं आ सकता, मुझे 15 दिन का टाइम दे क्योंकि मेरे को एक आध बच्चे को लाना पड़ेगा। बोले अच्छा ठीक है। तो मैं 16 सितंबर 2002 को, मेरी एक्सीडेंट की डेट है 19 जनवरी 2001, मैं 16 सितंबर 2002 को अकेला बॉम्बे चला गया, एक 14 साल के बच्चे को लेके, मेरी हेल्प करना, कुछ सामान उठाने कुछ लेके मैं बॉम्बे चला गया। और सुबह 9:05 पे सर मैं फैक्ट्री के दरवाजे पे अपना पूरा सामान, व्हील चेयर और ये सब लेकर के खड़ा हो गया। तो वहां पे जो ऑफिस में स्टाफ आना शुरू हुआ वो देख के डरने लगे कि ये स्टैंड खड़ा है, ये व्हील चेयर है, ये सामान, ये कौन आ गया? क्योंकि मैं उनको फोन कर रहा हूँ, मुझे ये नहीं मालूम कि मेरे को जाना कहाँ है। अब जो उनकी पर्सनल वाली मैडम है, बोली सर आपको किससे मिलना है? मैंने कहा सुनील जी से। बोली सर वो तो बांद्रा रहते हैं, आप बांद्रा जाइए। मैंने कहा नहीं मैं तो यहीं रहूंगा। 10 बजे तक उनके जो कॉमर्शियल मैनेजर थे वो आए, फिर HR मैनेजर आया, उन्होंने मेरे को एक होटल में रख दिया। और फिर से वही गलती की जिस होटल में रखा उसमें लिफ्ट नहीं थी। फर्स्ट फ्लोर पे रुकते, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे उनका रेस्टोरेंट था, लिफ्ट नहीं थी। मेरे पास एक छोटा सा बच्चा था और वो भी बिल्कुल नया था, ट्रेन नहीं था। वहां से मेरे जीवन की दूसरी शुरुआत। मैं होटल में गया तो जैसे आज बच्चे लेकर के आए, मैंने बोला भाई तेरे को कैसे ले चलो। मैं 2 दिन होटल में रहा। तो जो वहां पे हमने देखा नेगेटिव मेंटालिटी जो थी कि जो मैनेजर ने मेरे को होटल में रखा वो क्या सोच रहा था ये कोई भिखारी है, कुछ दिन रहेगा, भीख मांग के चला जाएगा। तो उन्होंने मेरे को एक 1 रूम, बॉम्बे 1 रूम का एक फ्लैट दिलवाया। वो सर इतना गंदा था कि आप ताज्जुब करेंगे कि शायद इस कॉलेज में जो 4th क्लास एम्प्लॉय होगा ना वो भी वैसे घर में नहीं जाएगा। मेरे को उन्होंने रख दिया, लेकिन मेरे को तो काम करने की चीज थी। और एक उन्होंने छोटा सा लोहे का पलंग और एक टेबल फैन दे दिया। वो सर टेबल फैन क्या 4 घंटे चलने में उसकी मुंडी हिलने लगती थी। मतलब जब तक अपने को नींद आए तब तक वो डांस करने लगता था। मैं बड़ा परेशान, 8-10 दिन तक बड़ा परेशान रहा। वो तो चले गए, लेकिन फिर मैंने काम करना शुरू किया। और मैंने जो वहां पर काम किया, आप लोग बिलीव करेंगे, जब मैंने वो कंपनी ज्वाइन की थी उस कंपनी का टर्नओवर था 8 करोड़ 2002 में। मैंने जब वो कंपनी 2008 में छोड़ी तो उस कंपनी का टर्नओवर था 36 करोड़। और दे आर OEMs, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स। इंजीनियरिंग कंपनी में 25 से 40% मार्जिन होते हैं। वो क्यों हो सका? क्योंकि 10% तो उनके जो एम्प्लॉय थे वो खा जाते थे। मतलब उनके इतना करप्शन था क्योंकि उनको एक्सपोर्ट की कंपनी थी, सारा पैसा फॉरेन करेंसी में आता था, उनको मालूम ही नहीं पड़ता था कितना कमा सकते थे। और जो 10% पैसा था वो अनऑर्गेनाइजेशन की वजह से था, कुछ भी चीजें ऑर्गेनाइज नहीं थी। अब मैं क्या करता था, मैं 9 बजे ऑफिस में जाता था, शाम को 6 बजे तक बैठे ही रहता था। मेरे को पेशाब करने नहीं जाना, सिगरेट पीने नहीं जाना, पान खाने नहीं जाना, बाहर घूमने नहीं जाना, पैर में दर्द नहीं हो रहा है कि सीधा खड़ा होना। आज कोई अगर आप लोग भी बैठे, आप अपना पोस्चर जरूर चेंज करेंगे। कोई बच्चे को अगर ऐसी नींद आ रही तो अंगड़ाई लेगा, कोई बच्चा होगा सर देखेगा, कुछ तो करते ना। अब मैं तो व्हील चेयर पे हूँ, मेरी तो एक बार ब्रेक लग गई रील में तो मैं कहीं भी नहीं जाता। तो जो आउटपुट था वो मेरा 200% था। उसके बाद में काम करते करते जब ये हो गया तो वो हमारे ऊपर डिपेंड हो गए। अब मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे और कुछ करना है। जो मेरा एक बहुत बड़ा सपना था कि मैं व्हील चेयर पे वो करना चाहता हूँ जो कि मैं पहले करता था या आम आदमी नहीं कर सकता। तो मेरे एक मित्र मिले, उन्होंने मुझे ऑफर दिया कि हम एक सॉल्वेंट प्लांट लगाना चाहते हैं। हमने उनको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई थी। उन्होंने एक शर्त रखी, बोले प्लांट लगाऊंगा लेकिन आपको आना पड़ेगा। मैंने कहा ये तो बड़ी बात है, मेरे को पूछना पड़ेगा, क्योंकि जब कोई भी बंदा हो उसकी लाइफ एकदम सेट हो जाए तो उसको चेंज नहीं करना चाहता। क्योंकि मैं 2002 से 2008 तक, मेरा बेटा, मेरे दोनों बेटे, एक निरंजन लाल डालमिया स्कूल है मीरा रोड में, उसमें पढ़ते थे, बहुत सेट थे हम।
सुबह 9 बजे निकलते थे, ऑटो मेरे को ऑफिस छोड़ देता था, शाम को 6 बजे ऑफिस मेरे को घर छोड़ देता था। बच्चों के साथ बहुत अच्छी लाइफ थी, अर्निंग्स भी अच्छी हो गई थी। तो मैंने कहा यार ये टास्क लेना है, शायद मेरी जगह दूसरा होता तो नहीं लेता। मैंने कहा ये काम करना है। मैंने उस कंपनी में बताया कि मैं भी अभी जाना चाहता हूँ। तो आप बिलीव करेंगे, नॉर्मली किसी भी कंपनी में नोटिस पीरियड 3 महीने का होता है, मेरे को 9 महीने लगे वो कंपनी छोड़ने को। उन्होंने बोला कि आप किसी को ट्रेनिंग दें यहाँ पे, तब आप यहाँ से जा सकते, नहीं तो नहीं जा सकते। मैंने बोला ऐसा क्यों? बोले ऐसा इसलिए क्योंकि आप जो काम करते हो वो दूसरा काम कर तो सके। मैंने सर मेरे जाने के बाद क्या गारंटी वो करता रहेगा? तो बोले नहीं अभी तो आप करके जाओ। तो उन्होंने 5-6 लोगों को रखा, उनमें से 2 बंदों को मैं ट्रेन करके मैं 2008 में नागपुर आ गया। नागपुर में आया तो 22 एकड़ की जगह, जहाँ पर आप बिलीव करेंगे कि शायद आपका जो कॉलेज है इसमें आप बहुत अप एंड डाउन, ये भी हिल पे बना हुआ है, तो यहाँ पे सब जगह पे रोड है, वहाँ पे कोई रोड नहीं थी और 8-8 मीटर के गड्ढे थे। उन गड्ढों में मैंने पूरी फैक्ट्री व्हीलचेयर पे अकेले लगाई। मेरे साथ कोई प्रोजेक्ट मैनेजर या फिर प्रोजेक्ट इंजीनियर नहीं था, क्योंकि मेरे को एक चैलेंज के रूप में मैंने उसको एक्सेप्ट किया था। और प्लांट मैंने 2008 में शुरू किया, वहीं से मेरी असावा सर से मुलाकात हुई। वहां से चलते चलते अब आप ताज्जुब देखिए कि जो फाइनेंसर्स मेरे को लाए थे वो आगे मेरा साथ छोड़ गए। 2012 दिसंबर में वो कंपनी के डायरेक्टर्स बदल गए, लेकिन जिसने कंपनी खरीदी है उसने एक शर्त रखी कि सर आपको हमारे साथ काम करना पड़ेगा। और जो कंपनी हमारी पहले 60 करोड़ 65 करोड़ का टर्नओवर करती थी, इस साल हम लोग 250 करोड़ करने वाले हैं। अब इस बीच में बहुत सारे लोग मिले, पिछड़े, बहुत सारे लोग गए आए। मैं लास्ट के 5-10 मिनट बच्चों के साथ में क्वेश्चन आंसर का सेशन रखूंगा, तो मैं अपनी बात 5 मिनट के अंदर खत्म करना चाहूंगा, अधिक समय नहीं दूंगा। ये सब होता गया और आज हम यहाँ पर नागपुर में आकर के फिर से सेट हो गए। तो मेरा कहने का ये मतलब है, व्हील चेयर पे रहने के बाद आप लोगों को किसी को भी शायद जानकारी नहीं होगी कि अगर कोई बच्चा कभी कभी नहीं आता तो टीचर को क्या बोलता है कि मैडम बहुत हेडेक हो रहा था इसलिए मैं नहीं आ पाया, इट वाज अनवेरिएबल। तो मेरे को एक तो वेरिएबल और अनवेरिएबल का डिफरेंस अगर आप में से कोई भी बता सकता है तो मैं जरूर सुनना चाहूंगा। मैं आपको बताता हूँ, जहाँ पे मेरी इंजरी है, दैट D9 और D10 का लेवल है, वहाँ पे 24 आवर्स मेरे को पेन होता रहता है, लेकिन मुझे उसका एहसास ही नहीं होता, क्योंकि मैं उसकी तरफ ध्यान नहीं देता, मैं काम की तरफ ध्यान देता रहता हूँ। तो ऐसे ही जब आप पढ़ते हैं या आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, तो उसमें आपका ध्यान आपके ऑब्जेक्ट की तरफ अगर रहेगा तो आपको साइड में कभी ध्यान जा नहीं सकता। ये मैं चैलेंज करता हूँ, अगर कोई बच्चा कहता है कि नहीं मेरा ध्यान इधर जाता है, तो वो जो चाहे वो उसके साथ में सब लगाने को तैयार। कि अगर वो वाकई में पूरे दिल के साथ में जो काम करना चाहता है और वो कर रहा है, तो उसका ध्यान दूसरी तरफ नहीं जा सकता। इसके लिए आपको 2 लाइनें हैं, सब लोग जानते हैं, हम जो कुछ कह रहे हैं कोई नया नहीं कह रहे, लेकिन कि कर खुदी को बुलंद इतना कि तेरी हर तकदीर से पहले, कर खुदी को बुलंद इतना कि तेरी हर तकदीर से पहले खुदा तुझसे खुद आकर पूछे बता बंदे तेरी वजह क्या है। तो मैंने इस 13 साल के जीवन में आपको मैं 4 चीजें बताता हूं। एक तो जो अंग्रेजी में एक वर्ड है रिग्रेट, मैंने कभी भी रिग्रेट फील नहीं किया। एक्सीडेंट से लेकर के आज तक मैं कभी भी रोया नहीं कि मेरा ये खो गया। मैं हरदम प्रसन्न हुआ हूं कि मुझे ये मिल गया। अगर मेरा एक्सीडेंट नहीं होता तो मुझे आज जो सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर जो रिकॉग्निशन है या मैं जो लोगों की मदद कर पा रहा हूं, वो शायद मैं नहीं कर पाता। क्योंकि एक आम आदमी जो करता है उसको कोई ध्यान नहीं देता, वो क्या बोलता है तो उसका काम है, तो उसकी ड्यूटी है। लेकिन मैं करता हूं तो लोग ताज्जुब करते हैं कि अरे भाई बहुत अच्छा काम कर रहा है। अंत में मैं यही दो बातें ही और कहूंगा कि कहते हैं कि 2 दिन की जिंदगी है, बहुत सारे गाने हैं ना कि 2 दिन की जिंदगानी है, कि कहते हैं कि 2 दिन की जिंदगी है, इसलिए इसे 2 तरीके से जियो, रहो तो फूलों की तरह और बिखरो तो खुशबू। और इसी के साथ में
मुझे लगता है मैंने समय का पूरा ध्यान रखते हुए आप लोगों का जो अमूल्य समय यहाँ पर जो इन्वेस्ट हुआ है, मैं इसको इन्वेस्ट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब हम कोई भी चीज को ये सोचते हैं कि स्पेंड हुई है उसमें और इन्वेस्ट हुई है, दोनों फर्क होता है। जब हम कोई चीज इन्वेस्ट करते हैं तो उससे हमको कुछ रिटर्न मिलता है, जब स्पेंड करते हैं तो वो चला जाता है, वो आता नहीं है। तो आप लोग जो भी कुछ पूछना चाहें एक एक करके मेरे से पूछ सकते हैं, मेरे व्यक्तिगत जीवन के बारे में, मेरी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में, उन सबसे हटके भी अगर आप चाहें तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। Any questions to anybody? Personally, if you would like to ask anything. Are you from Anupshire? Are you from Anupshire, sir? क्या बोले? Are you from Anupshire? No, I am from Urai, and Urai is in district Jalon. This is the headquarter of district Jalon in UP, near to Jhansi. It is the center of Jhansi and Kanpur on railway line and on road. सर आपके जीवन का सबसे अच्छा दिन कौन सा? जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ था, पीछे से कोई बच्चा। सर आपको अभी भी फुटबॉल पसंद है? क्या आप देखते हैं फुटबॉल? मैं सिर्फ देखता ही नहीं हूँ, व्हीलचेयर पे फुटबॉल खेलता था। और कोई? मैं और 1 मिनट का समय लूंगा। मेरे इंट्रोडक्शन में असावा सर ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि मुझे कौन सा गाना पसंद है, कौन सी मूवी पसंद है। सर याद है सर? जी। मुझे गाना जो पसंद है उसमें मेरा जीवन बदला कि बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। गाता सुनाइए ऐसे सर गाना तो मुझे नहीं आता, 4 पंक्तियां जो याद है। ठीक है। बस यही अपराध में हर बार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ स्वर्ग धरती पर आदमी जिसमें रहे बस आदमी बनकर। मैं बसाना चाहता हूँ स्वर्ग धरती पर आदमी जिसमें रहे बस आदमी बनकर। हाथ खाली है मगर व्यापार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। इसको चालू रखना पड़ेगा, इसको आप समेट लो। थैंक्स तो बोलिए। हम जाते थे तालियां नहीं मारे, चालू रखिए। ये कैमरा आप ले लो। Now I would like Dr. Rajesh Sawna to present sir with the token of gratitude. ये टॉर्सन लो। हमारी रिक्वेस्ट उन्होंने स्वीकार की और हमारे बच्चों को मोटिवेट करने के लिए आए। सो मैं फिर से आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ सर। हो गया ना?
समझ से बंद कर दो। नहीं नहीं सब जाते थे ये करना है। जाते थे अपन जाते थे पूरा सब सर ओके। He's my son. Actually, he's there. He's not aware. Okay. पाँच मिनट Sir, सर